हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का डिस्कशन। पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइप ऑफ फोर्सेस की बात की थी। कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, फील्ड फोर्सेस। और मेनली हमने पिछले सेशन में नॉर्मल रिएक्शन की बात की थी। नॉर्मल रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ उस पर क्वेश्चंस लिए थे। अब हम वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन के अलावा जो नेक्स्ट फोर्स होती है ना, जिसे हमने डिस्कस करना है, वो है टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी एक फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको टेंशन कहते हैं। तो टेंशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। रूफ रूफ के साथ एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है। स्ट्रिंग के नीचे एक ब्लॉक बंधा हुआ है। रूफ से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक। ठीक है। तो अब देखो, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो अपने वेट की वजह से हमेशा नीचे गिरना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का वेट लग रहा है ना डाउनवर्ड। तो mg की वजह से तो ये नीचे गिरना चाहेगा हमेशा, मगर नीचे गिर तो नहीं रहा है। मतलब ब्लॉक अगर स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है और स्टेशनरी है ब्लॉक, तो नीचे तो नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगी तभी तो नीचे नहीं गिरेगा ना। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ने ब्लॉक को गिरने से रोका हुआ है। तो स्ट्रिंग ब्लॉक पे कुछ ऐसी फोर्स लगा रही है जो ब्लॉक को नीचे नहीं गिरने दे रही है। उसी फोर्स को टेंशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग में एक फोर्स प्रेजेंट है, टेंशन। और टेंशन ही ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक रही है। ठीक है। अच्छा, और टेंशन की वैल्यू है mg, तभी तो ब्लॉक रुका रहेगा ना। ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड है, और ऊपर की तरफ टेंशन अगर mg के बराबर ही लग रही होगी तभी तो ब्लॉक रुका रहेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे, मतलब स्ट्रिंग के बॉटम पे जो टेंशन की वैल्यू है वो mg। अच्छा, अब इसके बाद ये मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। टेंशन T at bottom of string prevents block from falling down। ठीक है। अच्छा, अब देखो, स्ट्रिंग भी एक्चुअली दो तरीके की होती है। मतलब हमारे सिलेबस में दो तरीके की स्ट्रिंग की बात की जाती है। एक होती है आइडियल स्ट्रिंग, और एक होती है प्रैक्टिकल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब उसका ना मास इग्नोर कर देते हैं। आइडियल स्ट्रिंग का मास हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मान लो ये आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं जरा। आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग, इट हैज जीरो मास। अब आपको लगे कि जीरो मास तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग का मास m के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा m के कंपैरिजन में। या वैसे आइडियल स्ट्रिंग का मास ना जीरो ही लेके चलते हैं, जीरो मास लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो आइडियल स्ट्रिंग है जीरो मास। तो लेट अस से दिस इज आइडियल स्ट्रिंग। अब देखो, स्ट्रिंग में टेंशन का मतलब पता है क्या है? स्ट्रिंग में टेंशन का मतलब है स्ट्रिंग में कुछ खिंचाव है। स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है। स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है तभी उसमें टेंशन डेवलप हो रखी है, वो तो है ही। स्ट्रिंग के नीचे ये ब्लॉक हैंग कर रहा है, तो ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है ना। ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग में खिंचाव क्रिएट हो रखा है। उस खिंचाव की वजह से हम कहेंगे स्ट्रिंग में टेंशन प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिंग के टॉप पॉइंट पे बात करते हैं। स्ट्रिंग का टॉप पॉइंट देखो। ये पूरा सिस्टम ये पूरा सिस्टम अपने वेट की वजह से रूफ को नीचे खींच रहा होगा। क्योंकि जैसे मान लो सीलिंग फैन है, जो रूफ पे पंखे लटके होते हैं, तो वो जो पंखा है,
पंखा अपने वेट की वजह से रूफ को नीचे ही तो खींच रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम अपने वेट की वजह से रूफ को नीचे खींच रहा होगा। कहने का मतलब है कि टॉप पर भी टेंशन होगी, टॉप पर भी टेंशन होगी। और आइडियल स्ट्रिंग के केस में ना, टॉप पर भी टेंशन mg के बराबर ही होती है। टॉप पर टेंशन mg के इक्वल ही होती है, क्योंकि देखो ना, स्ट्रिंग का मास तो नेग्लिजिबल है, स्ट्रिंग का मास 0 ले रखा है। तो यहाँ पे टॉप पर जो फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ इसके वेट के बराबर होगी, क्योंकि स्ट्रिंग का अपना कोई वेट नहीं है, ठीक है। बट हाँ, स्ट्रिंग दो तरीके की होती हैं, आइडियल स्ट्रिंग एंड प्रैक्टिकल स्ट्रिंग। प्रैक्टिकल स्ट्रिंग की बात करें, उसका मास हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल स्ट्रिंग का मास कंसीडर करते हैं। वैसे चलो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग अभी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आइडियल स्ट्रिंग पे ही अपना फोकस रखते हैं, या प्रैक्टिकल स्ट्रिंग के लिए मैं साइड पे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्ट्रिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रिंग, इट हैज नॉन जीरो मास। तो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग का नॉन जीरो मास, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रूफ, रूफ के साथ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बॉटम पे मास m हैंग कर रहा है, ठीक है। और अब ये प्रैक्टिकल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का मास लेट अस से m1, ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग का मास m1 है। ये प्रैक्टिकल स्ट्रिंग का एग्जांपल है, स्ट्रिंग का मास m1। तो बॉटम पे जो टेंशन होगी ना, बॉटम पे टेंशन का पर्पस तो सिर्फ इस ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकना है ना, ठीक है। बॉटम पे जो टेंशन लग रही है वो इस ब्लॉक को सिर्फ नीचे गिरने से रोक रही है, मगर अब ये जो पूरा सिस्टम रूफ पे जो फोर्स लगा रहा है, रूफ पे जो फोर्स लग रही है उसकी बात कर रहे हैं। रूफ के लेवल पे जो टेंशन पहुंच रही है ना, पहली बात, वो इस टेंशन के इक्वल नहीं होगी, इस टी के बराबर नहीं होगी। टॉप पर जो टेंशन है उसे कुछ लिख देते हैं, m प्लस m1 × g। वो कंबाइंड वेट के इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि टॉप पॉइंट के नीचे आप देखो ना कितना वेट हैंग कर रहा है। टॉप पॉइंट के नीचे इस ब्लॉक का वेट है और स्ट्रिंग का अपना वेट है। तो टॉप पॉइंट पे जो टेंशन लगेगी वो m+m1 × g होगी, ठीक है। क्योंकि देखो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग का अपना भी वेट ऐड होता चला जाता है ना। अगर ये प्रैक्टिकल स्ट्रिंग है जिसका नॉन जीरो मास है, तो फिर तो नीचे से ऊपर तक स्ट्रिंग का अपना भी वेट ऐड होता जाएगा। तो बॉटम पे टेंशन अलग है, टॉप पर अलग है, ठीक है। बट आइडियल स्ट्रिंग की बात करें, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म है, ये देखो जितनी टेंशन इधर है वही टेंशन वहां है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होती है, हर जगह पे टेंशन एक ही होती है। इट हैज जीरो मास, टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, और नॉर्मल रिएक्शन में हमने बात की थी, नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। ये पिछले सेशन की बात है। सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है। नीचे वाला सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा के ब्लॉक को वो पुश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स। तो हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है, बट टेंशन की बात करें ना, बताओ टेंशन पुशिंग फोर्स है या पुलिंग फोर्स है? टेंशन, टेंशन जो है ना, इट इज ए पुलिंग फोर्स। मतलब स्ट्रिंग टेंशन लगा के दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है, स्ट्रिंग टेंशन लगा के दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही होती है। आप ये देखो, बॉटम पॉइंट पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना, वो टेंशन लगा के स्ट्रिंग ब्लॉक को ऊपर पुल कर रही है, अपनी तरफ ऊपर पुल कर रही है, ठीक है। टॉप पर जो टेंशन है, टॉप पर जो टेंशन है वो देखो रूफ से ऐसे नीचे की तरफ है। मतलब टॉप पर जो टेंशन लग रही है वो रूफ से दूर की तरफ है। मतलब टॉप पर भी जो स्ट्रिंग है ना, टॉप पर जो स्ट्रिंग है वो रूफ को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है, ठीक है। ये फोर्स रूफ पर, ये जो फोर्स है ये डाउनवर्ड ही तो है। तो बात ये है कि टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज ए पुशिंग फोर्स, बट टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन लगा के स्ट्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ ऊपर पुल कर रही है।
टॉप पॉइंट पे टेंशन लगा के ये स्ट्रिंग रूफ को डाउनवर्ड पुल कर रही है, हेंस टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। ये लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन के साथ लिख रहा हूं इसकी बात में। वेयर एज नॉर्मल रिएक्शन एन इज ए पुशिंग फोर्स, टेंशन टी इन ए स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स। ठीक है, टेंशन टी इन ए स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स। और फिर अब देखो हम टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ कहाँ दिखाते हैं ये बात कर रहे हैं। देखो, टेंशन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है, स्ट्रिंग में टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन का मतलब है स्ट्रिंग में कुछ खिंचाव है। टेंशन का मतलब है स्ट्रिंग में कुछ खिंचाव है। कोई भी टाइट स्ट्रिंग है ना, मतलब एक तो होती है ढीली पड़ी हुई है स्ट्रिंग, स्लैक, उसे स्लैक स्ट्रिंग बोलते हैं। स्लैक, स्लैक मतलब स्ट्रिंग ली ऐसे जमीन पे फेंक दी, स्ट्रिंग लेके ऐसे जमीन पे फेंक दिया, मतलब जमीन पे पड़ी हुई स्ट्रिंग ऐसी शेप अटेन कर लेती है रैंडम। स्ट्रिंग जमीन पे पड़ी है, जमीन ऐसे स्ट्रिंग लेके जमीन पे फेंक दी है, इसको बोलते हैं स्लैक स्ट्रिंग। स्लैक स्ट्रिंग मतलब ढीली पड़ी हुई है। ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग यूं ढीली पड़ी हुई है ना, जमीन पे फेंक दिया, स्लैक स्ट्रिंग है। स्लैक स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होती है, क्योंकि टेंशन आती ही खिंचाव की वजह से है। स्ट्रिंग में कोई खिंचाव क्रिएट हो जाए ना, स्ट्रिंग में कोई खिंचाव क्रिएट हो जाए तब उसमें टेंशन जनरेट होती है। स्लैक स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है। तो अब देखो, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक के वेट की वजह से, ब्लॉक के वेट की वजह से ये स्ट्रिंग टाइट हो रखी है। ठीक है, टाइट स्ट्रिंग में तो टेंशन डेवलप हो जाती है। अब देखो, ये स्ट्रिंग हर जगह से टाइट हो रखी है ना, तो बेसिकली टेंशन तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे होती है। टेंशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे, हर जगह पे टेंशन है। बट अब स्ट्रिंग के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, स्ट्रिंग के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे थोड़ी टेंशन दिखाते रहेंगे, इनफाइनाइट जगह पे टेंशन दिखाएंगे तो टेंशन का एरो हमें इनफाइनाइट टाइम्स बनाना पड़ेगा, वो हम नहीं करते हैं ना। तो कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस या सिंप्लिसिटी के लिए, स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना वो एंड पॉइंट्स पे दिखाई जाती है। एंड पॉइंट्स मतलब जहां पे स्ट्रिंग किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, जहां पे स्ट्रिंग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, सिर्फ उन पॉइंट्स पे टेंशन दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है रूफ से कनेक्टेड है, सिर्फ वहां दिखा दी टेंशन। और बॉटम पे ये स्ट्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है, बॉटम पे टेंशन दिखा दी। तो और जब हम टेंशन शो कर रहे हैं, देखो एंड पॉइंट्स पे जो टेंशन शो करते हैं, एंड पॉइंट्स पे जब टेंशन शो करते हैं तो टेंशन इज शोन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ना, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। तो स्ट्रिंग जहां पे रूफ से जुड़ी हुई है, टेंशन को अवे फ्रॉम रूफ दिखाया, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्ट्रिंग जहां बॉटम पे ब्लॉक से जुड़ी है, यहां पे भी टेंशन को अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया, अवे फ्रॉम ब्लॉक दिखाया ऊपर की तरफ। ये भी एक रूल है। एक तो टेंशन को हम स्ट्रिंग के एंड्स पे शो करते हैं, या उन पॉइंट्स पे शो करते हैं जहां स्ट्रिंग किसी दूसरे मटेरियल से जुड़ी हुई है, और टेंशन को अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शो करते हैं। ये लिख रहा हूं मैं। एट एंड पॉइंट्स of a string, tension is shown away from point of contact. At end points of a string, tension is shown away from point of contact. इसका एक एग्जांपल लें, इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये एंड पॉइंट्स पे टेंशन जो शो करते हैं, एग्जांपल। मैं थोड़ा बड़ा सिस्टम बना रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन में बड़े बड़े सिस्टम देखने में आते हैं। ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, इसके टॉप पर एक पुली लगी हुई है, इस ऑब्जेक्ट को पुली कहते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पुली कहते हैं, इसको कहते हैं वेज। लिख देता हूं मैं, दिस इज वेज। ठीक है,
और ये है पुली। फिर यहाँ पर भी एक पुली है। ये पूरा ऐसे फ्लोर है। सिस्टम कुछ इस टाइप का है, ऐसे। ये स्टार्टिंग में तो बच्चों को ये फिगर बनानी भी मुश्किल लगती है, धीरे धीरे बहुत ड्रॉ करते हैं, मगर एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर जल्दी जल्दी ड्रॉ करने लगोगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक का मास m1 ले लिया, इस ब्लॉक का मास m2, इस ब्लॉक का मास m3 मान लिया, ठीक है, नीचे वाले का m3। ये जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको पुली कहते हैं, पुली। ये पुली है, इधर ये पुली है, ये भी पुली है, तीन पुलीज हैं इसमें, ठीक है। तो इस सिस्टम में स्ट्रिंग्स कितनी हैं? ये जो भी मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर में स्ट्रिंग्स कितनी हैं? इस फिगर में ना टोटल दो स्ट्रिंग्स हैं। दो स्ट्रिंग्स हैं। एक देखो, इस ब्लॉक m3 से m2 तक जा रही है एक स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग जो है ये m2 से फिर इस पुली के नीचे से होती हुई इस पुली के ऊपर से होती हुई m1 तक जा रही है। तो दो स्ट्रिंग्स हैं। एक स्ट्रिंग ब्लॉक m1 को m2 से कनेक्ट कर रही है, और दूसरी स्ट्रिंग ब्लॉक m2 को m3 से कनेक्ट कर रही है। हाँ, वैसे एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एज्यूम आइडियल स्ट्रिंग्स। आइडियल स्ट्रिंग्स मानी है इसमें, ठीक है। मैंने ऊपर क्या लिखवाया था? एट एंड पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रिंग टेंशन इज शोन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बस इस फिगर में जरा टेंशंस दिखा दिखा देते हैं, टेंशंस। देखो, इस ब्लॉक पे अपवर्ड टेंशन लग रही होगी, T1 लिख दिया। फिर यहाँ पुली पे डाउनवर्ड। देखो, जहां पे भी स्ट्रिंग किसी दूसरे मटेरियल से जुड़ी हुई है तो उस एंड पॉइंट पे टेंशन दिखाते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग m1 से कनेक्टेड है, टेंशन दिखा दी। यहाँ पे ये स्ट्रिंग पुली से कांटेक्ट में आ गई, टेंशन दिखा दी। अब इधर भी ये स्ट्रिंग पुली के कांटेक्ट में है, टेंशन शो करेंगे, टेंशन T1। इधर ये पुली के कांटेक्ट में है, यहाँ टेंशन T1 शो की। इधर पुली के कांटेक्ट में T1 और इधर T1। टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म। टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर। ये देखो, एक आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह T1 है, ठीक है। तो और हमने टेंशन होने को स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे होगी, मगर हम एंड पॉइंट्स पे ही दिखाते हैं। एंड पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां स्ट्रिंग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है ना, उसको एंड पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है ना, जब एक स्ट्रिंग से अगर हम दूसरी स्ट्रिंग पे जाते हैं तो टेंशन बदल जाती है। देखो, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग, फिर ब्लॉक आया, अब उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के बाद एक ब्लॉक, ब्लॉक के बाद दूसरी स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग है तो टेंशन भी अलग होगी। इसमें टेंशन अलग लेंगे T2, ठीक है। और यहाँ भी वही काम किया है, टेंशन को एंड पॉइंट्स पे दिखाया और अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया, ठीक है। और जनरली जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है ना तो टेंशन अलग हो जाती है, टेंशन चेंज हो जाती है। मतलब ये क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, एक तरफ टेंशन T1 होगी, दूसरी तरफ T2। ऐसा क्यों है? इसका जो लॉजिक है ना, देखो, इस सिस्टम को जब छोड़ेंगे, इस सिस्टम को जब छोड़ेंगे तो मोस्ट लाइकली मोशंस होंगे। मोशंस होंगे मतलब, अगर ये M3 बहुत भारी है, मान लो ये M3 अगर बहुत भारी है, ये राइट साइड आ रहा होगा, सॉरी ये नीचे आ रहा होगा। M3 अगर बहुत भारी है, ये नीचे आ रहा होगा। M2 राइट साइड पे जा रहा होगा। और फिर ये पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है तो M1 ऊपर आ रहा होगा। अब आप सोच के देखो, अगर M2 राइट साइड पे जा रहा है, मान लो M2 राइट साइड पे जा रहा है, तो इधर वाली टेंशन इधर वाली टेंशन से ज़्यादा होगी ना, तभी तो राइट पे जाएगा। क्योंकि M2 को देखो, M2 को राइट साइड पे ये टेंशन T2 पुल कर रही है, लेफ्ट साइड पे टेंशन T1 पुल कर रही है, ठीक है। तो T2 T1 से बड़ा होगा तभी तो M2 राइट साइड पे जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम M2 को अलग से बनाए, राइट साइड पे टेंशन T2 है, लेफ्ट साइड पे टेंशन T1 है, ठीक है। तो अगर M2 किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, M2 मान लो राइट साइड पे जा रहा है, तो T2 T1 से बड़ा होगा तभी तो राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। और अगर M2 लेफ्ट पे जा रहा है
तो T1 T2 से बड़ा होगा तो M2 लेफ्ट पे जा रहा होगा। तो ये इस तरीके की सिचुएशंस बनेगी ना। तो जनरली एक स्पेशल केस भी हो सकता है। एक स्पेशल केस हो सकता है अगर M2 स्टेशनरी हुआ। M2 स्टेशनरी हुआ तो T1 = T2 हो जाएगा। बट इन जनरल चलो हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग जब चेंज होती है तो हम टेंशन अलग अलग ही मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रिंग है, इधर दूसरी स्ट्रिंग है, टेंशन अलग अलग मान ली। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है पता चले कि अरे टेंशन तो सेम आ गई दोनों में। क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा हो सकता है कि जब सॉल्व कर रहे हैं, अगर M2 स्टेशनरी है, अगर M2 स्टेशनरी है तो दोनों तरफ टेंशन सेम हो जाएगी उस केस में, ठीक है। क्योंकि जितनी फोर्स लेफ्ट पे लग रही है उतनी राइट पे लग रही है, तभी तो M2 स्टेशनरी है। ये चीजें क्वेश्चंस में आती हैं। ये चीजें क्वेश्चंस में आती हैं कि अगर M2 लेफ्ट पे मूव कर रहा होगा तो T1 T2 से बड़ा होगा उस केस में। अगर M2 राइट पे मूव कर रहा होगा तो T2 T1 से बड़ा होगा। और अगर एक स्पेशल केस के M2 स्टेशनरी हुआ, अगर ये ब्लॉक M2 स्टेशनरी हुआ, तो उस केस में तो T1 = T2 होगा। तो एग्जैक्टली ये चीजें क्वेश्चंस पे डिपेंड करती हैं कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। बट हम अपनी तरफ से जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है ना तो टेंशन अलग अलग मान के ही चलते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है क्वेश्चन में सॉल्व करके पता चले अरे टेंशन तो बराबर आ गई, मगर स्टार्टिंग में हम अलग अलग मान के ही चलते हैं। तो ये भी एक रूल है कि जब स्ट्रिंग चेंज हो जाती है ना तो हम टेंशन का अलग सिंबल लेके चलते हैं। एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 ली तो दूसरे में T2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ टेंशंस शो करेंगे। तो चलो हमने यहाँ पे टेंशन के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। अब कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चंस ले रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अ, एक फिगर है, ये फिगर ड्रॉ कर लो क्वेश्चन की। ये रूफ, रूफ के साथ ऐसे स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं। तीन स्ट्रिंग्स हैं, देयर आर टोटल 3 स्ट्रिंग्स। कुछ एंगल्स दे रखे हैं, इधर ये एंगल 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है system shown has 3 strings, full stop, find tension in each string, find tension in each string। हाँ, सोचो थोड़ा इसके बारे। अच्छा, वैसे ना हमारे सिलेबस में आइडियल स्ट्रिंग्स ही हैं, मतलब किसी किसी क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिकल स्ट्रिंग दे रखा हो तो फिर वो स्ट्रिंग का मास लेके हम करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना तो हम आइडियल स्ट्रिंग ही मान के चलते हैं। तो इनको हम मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनके कुछ मासेस हैं ना। आइडियल स्ट्रिंग्स हैं ये तीनों स्ट्रिंग्स, जो हैं मासलेस है, ठीक है। अब हमने निकालना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल में कि स्ट्रिंग जब चेंज हो जाती है तो टेंशन अलग लेते हैं। तो अब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं, तीनों में अपनी अपनी टेंशन होगी T1 T2 T3। और टेंशन तो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया जाता है। तो देखो ये स्ट्रिंग, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन एंड पॉइंट्स पे दिखाते हैं। तो ऊपर वाले एंड पॉइंट पे टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, नीचे वाले एंड पे भी टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट अस से दिस टेंशन इज T1, ठीक है। फिर इधर वाली स्ट्रिंग को लिया, इधर वाली स्ट्रिंग को, टेंशन इज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ऊपर ये स्ट्रिंग रूफ के कांटेक्ट में है, यहाँ से टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया, इधर से टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया।
और एक नीचे वाली स्ट्रिंग अलग है, उसमें भी टेंशन ले लेते हैं T3, टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाते हैं। तो टॉप पर ये स्ट्रिंग बाकी स्ट्रिंग से जुड़ी है, यहाँ टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बॉटम पे भी टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारा पर्पस यहाँ T1 T2 और T3 निकालना है, ठीक है। सोचो इसके बारे, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ठीक है। सोचो, अभी 1 मिनट में शुरू कंटिन्यू कर रहा है। देखो, यहाँ पर तीन टेंशन्स है ना, T1 T2 और T3। इन तीनों में से एक टेंशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, तीनों में से एक टेंशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, क्या होगी? एनी आइडिया? T1 T2 और T3 में से डायरेक्टली किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? बच्चे इमीडिएटली इसका जवाब दे देते हैं, टेंशन T3 इज ऑब्वियसली नोन, क्योंकि इस टेंशन T3 का पर्पस तो ब्लॉक को नीचे गिरने से रोकना है ना। तो ये टेंशन T3 तो पक्का mg के बराबर ही होगी, ठीक है। ये वाली टेंशन T3 mg के इक्वल ही होगी। तो सबसे पहले तो इसी की वैल्यू आएगी, क्लियरली टेंशन T3 इज mg। एक आंसर तो आ गया, ठीक है। अब देखो T1 और T2 दो टेंशन्स हैं। अब जो काम हमने नॉर्मल रिएक्शंस में किया था ना, वही काम यहाँ करना है। आप ये देखो, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेशनरी। स्ट्रिंग के ये तीन पॉइंट, तीनों स्ट्रिंग के ये पॉइंट यहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट है देखो, इस प्लेन में इक्विलिब्रियम में है ना, ये पॉइंट इस पूरे प्लेन में इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में इक्विलिब्रियम पे होता है ना, तो हम अलग से इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस चेक करते हैं, और अलग से इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस चेक करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हम इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस चेक करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, वहीं से आंसर्स आ जाएंगे। देखो, ये टेंशन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इस टेंशन T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos 60 डिग्री टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। टेंशन T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T2 cos 45 डिग्री। तो अब इस पॉइंट पे हम इक्वेशन लिखते हैं, एट या फॉर पॉइंट ऑफ contact of three strings, for point of contact of three strings along horizontal, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट के लिए जितनी फोर्स टूवर्ड्स राइट है, उतनी फोर्स ही टूवर्ड लेफ्ट होगी। तो T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? T2 cos 45 डिग्री, ये फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। टूवर्ड्स राइट कितनी? T1 cos 60 डिग्री। तो T2 cos 45 डिग्री इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री, यानी कि T2/√2 इक्वल टू T1/√2। दिस गिव्स T1 इक्वल टू √2 T2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब T1 और T2 में एक इक्वेशन आ चुकी है, मगर T1 और T2 दो वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी बताओ? सेकंड इक्वेशन, ये मैं ही पहले बोल चुका हूँ वैसे, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो हम सेपरेटली एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम चेक करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग तो कर लिया, अब जरा वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग जब करेंगे ना, तो अलोंग वर्टिकल,
अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, T1 का अपवर्ड कंपोनेंट, T1 का अपवर्ड कंपोनेंट आएगा T1 sin 60 डिग्री, T2 का अपवर्ड कंपोनेंट T2 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 डिग्री, और इस पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, वो T3 है। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो T1 और T2 के अपवर्ड कंपोनेंट T1 sin 60 प्लस T2 sin 45 डिग्री, इस पॉइंट पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो है T3। तो अलोंग वर्टिकल आएगा T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 45 डिग्री इक्वल टू T3, और T3 तो mg के बराबर है। ये T3 हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया ना, T3 खुद तो mg के इक्वल ही है, mg के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया √3 T1/2 प्लस T2/√2 इज इक्वल टू mg। बस फिर अगर हम T1 को √2 T2 पुट कर दें, ये T1 को √2 T2 पुट किया, तो ये आ जाएगा √3/√2 T2 plus T2/√2 is equal to mg. It gives T2 equal to √2 mg upon √3 plus 1, ठीक है। T2 equal to √2 mg upon √3 plus 1, and T1 equal to √2 T2, ये T2 की वैल्यू है ना, √2 T2 कितना आ गया, 2 mg अपॉन √3 plus 1, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो T1 और T2 के ये आंसर्स हैं, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हम आईआईटी एग्जाम का पूछा हुआ ले रहे हैं। ये दो पुलीज हैं, दो पुलीज, और ये पूरा सिस्टम है। इस तरीके का सिस्टम है ये इधर जो मासेस हैं m, और बीच वाला जो मास है √3m, ठीक है। और ये जो ऐसे स्ट्रिंग्स एक एंगल बना रही है ना, दोनों साइड एंगल थीटा है। ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, इसमें क्वेश्चन क्या है कि दे रखा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दिस कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम shown is in equilibrium, system shown is in equilibrium, full stop. Find angle theta. फाइंड एंगल थीटा। अब देखो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है स्ट्रिंग्स के बारे, वो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है, हम स्ट्रिंग्स को आइडियल ही मान के चलते हैं, मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे इनको, ठीक है। हाँ, अब देखो, इसमें निकालना है एंगल थीटा। देखो, एक चीज ना यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है कि ये पूरा सिस्टम, ये इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये पूरा सिस्टम
इस वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा ये सिस्टम लेफ्ट पे है वैसा ही राइट पे है, इसीलिए दोनों तरफ एंगल भी बराबर है थीटा। और पता है इसीलिए दोनों साइड टेंशन भी इक्वल होगी, ये दोनों तरफ टेंशन इक्वल होगी mg के बराबर। ठीक है, मतलब वैसे तो हमें ये चीज ऑब्वियसली भी दिख रही है। ऑब्वियसली मतलब यहाँ ब्लॉक है मास m का, इधर भी मास m का ब्लॉक, तो इस मास को रोकने के लिए यहाँ टेंशन mg होगी, इस मास को रोकने के लिए यहाँ टेंशन mg होगी। बट एक्चुअली ये चीज़ें सिमेट्री से भी जज हो जाती हैं, फिजिक्स में थोड़ा सिमेट्री आर्ग्यूमेंट ना टाइम टू टाइम हमारे काम आता रहता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये पूरा सिस्टम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जैसा ये सिस्टम इस एक्सिस के लेफ्ट पे है वैसा ही ये सिस्टम इस एक्सिस के राइट पे है। तो लेफ्ट राइट सारे पैरामीटर्स एक जैसे होंगे, इधर जो टेंशन होगी वही उधर टेंशन होगी। ठीक है, अब देखो टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, तो यहाँ जो टेंशन टी है वही इधर पहुंच रही होगी, वही टेंशन टी यहाँ पहुंच रही होगी, यहाँ जो टेंशन टी है वही टेंशन इधर पहुंच रही होगी। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म होती है ना, तो ये जो टेंशन्स हैं ये टी इक्वल टू एम जी के बराबर ही होंगी। और इधर देख लेते हैं, चलो ये जो स्ट्रिंग है, लेट अस कॉल टेंशन इन दिस स्ट्रिंग टी वन। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी वन ले ली, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ क्लियरली, टी वन तो रूट थ्री एम जी के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि इस टेंशन टी वन का पर्पस तो रूट एम को नीचे, रूट थ्री एम को नीचे गिरने से रोकना है ना, तो टी वन तो रूट थ्री एम जी के इक्वल होगा। बाकी हमारा पर्पस तो थीटा निकालना है, हमारा पर्पस थीटा निकालना है। ये थीटा कैसे आएगा सोचो जरा, थीटा किस तरीके से निकालेंगे। बच्चे इस बात का जवाब इमीडिएटली दे देते हैं, वैसे यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं ना, मैं अकेला ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे इसका जवाब इमीडिएटली दे देते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं ना। इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स टी वन लग रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है, इधर वाली टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इस वाले टी का कंपोनेंट भी टी कॉस थीटा। ठीक है, दोनों टेंशंस का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और मतलब ऊपर की तरफ ये दोनों टेंशंस ऐड हो जाएंगी ना, टू टी कॉस थीटा हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स जो है वो टू टी कॉस थीटा हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जितनी अपवर्ड फोर्स है टू टी कॉस थीटा, उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्ट्रिंग्स along vertical along वर्टिकल डायरेक्शन में जितना इस पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स है उतनी डाउनवर्ड फोर्स है। तो अपवर्ड फोर्स कितनी है, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा। टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड फोर्स तो टी वन है। ठीक है, और टी हमने कितना निकाला, टी तो एम जी के इक्वल है, तो टू एम जी कॉस थीटा, और टी वन भी हमने ऊपर लिखा हुआ है। टी वन लिखा टी वन लिखा है हमने बेसिकली, टी वन है रूट थ्री एम जी, तो ये एम जी से एम जी कट गया, कॉस थीटा तो रूट थ्री बाई टू आ गया। इट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो जो एंगल इस फिगर में दिखाई दे रहा है थीटा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। आगे चलते हैं। एक्चुअली जो आईआईटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें मासेस की वैल्यूज अलग दी होंगी शायद, मगर क्वेश्चन यही है मतलब। तो फिर अगर मासेस उसमें अलग दिए हैं तो थीटा भी अलग आ जाएगा कुछ, बट क्वेश्चन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही है, यही फिगर बनी हुई है और इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चल रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ अब।
हाँ हाँ, एक अगला क्वेश्चन भी हम आईआईटी एग्जाम का पूछा हुआ ले रहे हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो। हाँ। ये फिगर ड्रॉ कर लो। ये ऐसे एक रूफ, नहीं सॉरी, ये वॉल है, वॉल, वर्टिकल वॉल। ठीक है, वर्टिकल वॉल। और इस वर्टिकल वॉल के साथ पूरा एक सिस्टम है। ऐसे एक ये एक वुडन सपोर्ट है। ठीक है, दिस इज दिस इज वुडन सपोर्ट। ये वुडन सपोर्ट है। वुडन सपोर्ट मतलब ऐसे दीवार के साथ लगी हुई है वुडन सपोर्ट। वुडन सपोर्ट के ऊपर पुली भी है। ठीक है, पुली। और फिर इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है। ऐसे ऐसे वर्टिकल एक ब्लॉक हैंग कर रहा है 2m मास का। ठीक है, हर चीज का यहाँ मास दिया हुआ है। ये आ, एक मिनट, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। फॉर सिस्टम शोन, पुली हैज मास m, वुडन वुडन support has mass 2m, pulley has mass m, wooden support has mass 2m, system is in equilibrium. System is in equilibrium. Find magnitude of force exerted by wall on wooden support. Find मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट। ये क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मैंने उसमें वैल्यूज चेंज कर रखी हैं, मगर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिखाई देगा। हाँ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट, मतलब ये जो वॉल है, ये वॉल वुडन सपोर्ट पे क्या फोर्स लगा रही है ये निकालना है। ये टफ प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब जब बच्चा सीख रहा होता है, जब स्टार्टिंग में बच्चा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर सीख रहा होता है ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मगर बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन भी वो कंफर्टेबली सॉल्व कर लेता है। तो अ, शुरू, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं क्लास में देता हूँ, 10 मिनट दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं, आइडियाज लगाते हैं। बाकी यहाँ तो मैं शुरू करता हूँ। Y2, बच्चे वीडियो ही तो देख रहे हैं। जिसने खुद सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व करता रहेगा। ठीक है। हाँ, तो अ, इसमें पहले तो चलो फोर्सेस दिखा दें। ठीक है, फोर्सेस, एक तो देखो स्ट्रिंग में टेंशन, इस स्ट्रिंग में पूरी टेंशन होगी। टेंशन आइडियल स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म होती है, और ये टेंशन होगी 2mg के बराबर। ठीक है, अब ऐसे केस में ना, देखो, एक टेक्निक होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उस टेक्निक को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा कोई टेक्निक नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम इज सिंपली ए फिगर, एक सिंपल एक डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की ना हमें तब जरूरत पड़ती है जब सिस्टम थोड़ा बड़ा हो जाए, सिस्टम का साइज बड़ा है, मल्टीपल फोर्सेस उसमें लग रही हैं, तब हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ती है। अभी तक जितने मैंने एग्जाम्पल लिए, मैंने तो फ्री बॉडी डायग्राम का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि वो छोटे छोटे सिस्टम थे, एकदम बस ऐसे दो तीन फोर्सेस दिखा के सॉल्व हो गया। बट ये क्वेश्चन ना थोड़ा, इसमें अगर हम इसी में सारी फोर्सेस दिखाते रहेंगे मुश्किल पड़ेगी, पूरा एक खिचड़ी सी पक जाएगी, पता नहीं चलेगा कौन सी फोर्स कहाँ है। तो ऐसे केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब एग्जैक्टली फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, पहले ये बता रहा हूँ, देखो। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी
डाइग्राम, एफबीडी। फ्री बॉडी डाइग्राम, एफबीडी। फ्री बॉडी डाइग्राम में क्या होता है? इन एफबीडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ड्रॉ this object separately and show all forces acting on this object. We draw this object separately and show all forces acting on object. अब जैसे यहाँ पे अगर हम एफबीडी बनाए ना, ये वुडन सपोर्ट और पुली का एफबीडी बना लेते हैं, चलो। एफबीडी ऑफ वुडन सपोर्ट प्लस पुली। वुडन सपोर्ट प्लस पुली मतलब वुडन सपोर्ट और पुली का इकट्ठा एफबीडी बना रहे हैं, दोनों को शो करेंगे, फिर दोनों पे लगने वाली फोर्सेस वगैरह शो करेंगे। यहां मैंने ये वॉल दिखा दी, ऐसे डॉटेड दिखा दी, क्योंकि वॉल एक्चुअली वो कोई एफबीडी का पार्ट नहीं है ना। एफबीडी में तो ये है, वुडन सपोर्ट है और पुली है। वुडन सपोर्ट और पुली है एफबीडी में, तो इन पे लगने वाली फोर्सेस दिखाते हैं अब जरा। तो देखो, एक तो इस तरफ टेंशन है और इस तरफ टेंशन, ये जो है ना, देखो, ये दोनों तरफ ये जो स्ट्रिंग है पुली के कांटेक्ट में है। ये दोनों तरफ जो स्ट्रिंग है पुली के कांटेक्ट में है, दोनों साइड टेंशन लग रही है। तो और ये टेंशन हमने ऊपर कितना देखा, 2 mg। टेंशन हमने देखा है 2 mg। ठीक है। और फिर पुली का अपना वेट, पुली का मास कितना है, पुली हैज मास m, तो पुली का वेट लग रहा है mg। पुली का वेट mg, ठीक है। अच्छा, वुडन सपोर्ट का भी वेट है, वुडन सपोर्ट का मास कितना दिए, वुडन सपोर्ट हैज मास 2m, ठीक है। वुडन सपोर्ट हैज मास 2m, वुडन सपोर्ट का वेट 2 mg, ठीक है। तो चलो, ये एफबीडी है। वैसे निकालना क्या था मतलब निकालना क्या है, देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट। फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट निकालना है, तो जो हमारा एम है उसकी तरफ पूरा हमने फोकस रहना है, ठीक है। देखो, हमने वुडन सपोर्ट और पुली पे लगने वाली फोर्सेस शो कर ली, ठीक है। इन पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, देखो, इन पे डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, एक ये 2 mg है, एक ये mg है, और एक ये भी 2 mg, यानी 2 mg प्लस mg प्लस 2 mg 5 mg। इन सब पे टोटल 5 mg फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? पुली, ये वुडन सपोर्ट और पुली पे मिला के 2 mg प्लस mg प्लस दिस, तीनों मिला के 5 mg फोर्स इस पे डाउनवर्ड लग रही है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? इन्हें तो नीचे गिर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो तब होता है जब नेट फोर्स जीरो होती है, ठीक है। तो इन तीनों पे मिला के, सॉरी, वुडन सपोर्ट और पुली पे ओवरऑल डाउनवर्ड फोर्स 5 mg लग रही है। इसका मतलब है ये जो वॉल है ना, वॉल इस सिस्टम पे जरूर कोई अपवर्ड फोर्स लगा रही होगी। वॉल इस सिस्टम पे 100% गारंटी है कोई अपवर्ड फोर्स लगा रही होगी, Fy, ठीक है। वॉल कोई वुडन सपोर्ट पे एक फोर्स Fy लगा रही होगी, तभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। मगर एक और सोचने की बात ये है कि इस सिस्टम पे ना हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है। इस सिस्टम पे मतलब वुडन सपोर्ट प्लस पुली पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है, टूवर्ड लेफ्ट टेंशन लग रही है ना, 2 mg। तो अगर ये टेंशन 2 mg लग रही है, फिर ये सिस्टम तो ऐसे लेफ्ट पे चल देता, वुडन सपोर्ट और पुली का सिस्टम ऐसे लेफ्ट पे चल देता 2 mg की वजह से, मगर लेफ्ट पे तो नहीं जा रही है। क्वेश्चन में लिखा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इस पे नेट फोर्स जीरो है। तो वो फोर्स नेट कैसे जीरो होगी? वॉल ही तो कोई फोर्स लगा रही होगी। तो यहाँ से यानी कि वॉल एक ये कुछ फोर्स जो है वॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी लगा रही है।
कुछ फोर्स ये वॉल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी लगा रही है। एक अलग फिगर बना रहा हूँ ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो वॉल है ना, वॉल यहाँ से एक फोर्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगा रही होगी और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी लगा रही होगी, क्योंकि सिस्टम को रोक के रखना है। ये सिस्टम का वेट पूरा डाउनवर्ड लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए वुडन वॉल जो है वुडन सपोर्ट पे एक एफ वाई तो लगाएगी अपवर्ड। इस पूरे सिस्टम पे टूवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स 2 mg लग रही है, उसको बैलेंस करने के लिए भी वॉल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एफ एक्स। तो ये वही एफ वाई और एफ एक्स लिखे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ वाई vertical force applied by wall on wooden support, ठीक है। एफ वाई इज vertical force applied by wall on wooden support, एफ एक्स horizontal force applied by wall on wooden support, ठीक है। अब ये वुडन सपोर्ट प्लस पुली का सिस्टम रेस्ट पे है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ wooden support plus pulley, for equilibrium of wooden support plus pulley along vertical, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लिख रहा हूं, एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ डाउनवर्ड, ठीक है। एफ अपवर्ड इक्वल टू एफ डाउनवर्ड। तो देखो, वुडन सपोर्ट प्लस पुली के लिए, वुडन सपोर्ट प्लस पुली के लिए अपवर्ड फोर्स तो एफ वाई है, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, 2 mg प्लस 2 mg यानी 5 mg। तो अपवर्ड फोर्सेस एफ वाई, डाउनवर्ड फोर्सेस 2 mg प्लस mg प्लस 2 mg। पहला वाला 2 mg वुडन सपोर्ट का वेट, बाद वाला mg पुली का वेट, और ये 2 mg जो है टेंशन, टेंशन की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स है। तो एफ वाई आ गया 5 mg, ठीक है। ये था along vertical, देन along horizontal, हॉरिजॉन्टल के लिए ऊपर लिख देता हूँ इसके बाद। हाँ, ये along horizontal force towards right equal to force towards left, ठीक है। along horizontal जितनी सिस्टम पे टूवर्ड्स राइट फोर्स लग रही है उतनी टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट तो ये फोर्स एफ एक्स लग रही है जो वॉल लगा रही है उस पे, एफ एक्स। टूवर्ड्स लेफ्ट पुली पे जो फोर्स लग रही है वो पुली प्लस वुडन सपोर्ट के सिस्टम पे ही तो लग रही है। पुली जो है वुडन सपोर्ट पे ही तो टंगी हुई है, ये पुली वुडन सपोर्ट पे टंगी हुई है, ठीक है। तो जो फोर्स पुली पे लग रही है हम कह सकते हैं वही फोर्स वुडन सपोर्ट प्लस पुली पे लग रही होगी। तो फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट इज ये वाली टेंशन 2 mg, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट 2 mg, ठीक है। ये आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। वैसे हमने निकालना क्या था, निकालना तो ये था, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट। वॉल वुडन सपोर्ट पे ये एफ वाई लगा रही है, वॉल वुडन सपोर्ट पे एफ एक्स भी लगा रही है। तो ये एफ वाई और एफ एक्स दोनों ही वॉल की वजह से वुडन सपोर्ट पे है ना, तो नेट कांटेक्ट फोर्स तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगी। नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर नेट कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन वुडन सपोर्ट, वो एफ नेट अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स कितना है 2 mg,
और एफ वाई हमने निकाला 5 mg। ये सॉल्व करके तो √29 × mg आ गया। एफ नेट है √29 × mg। और ये एफ नेट जो है एक एंगल पे लग रही है, मतलब ये एफ नेट ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। ये देखो, वॉल जो नेट फोर्स लगा रही है ना पुल वुडन सपोर्ट पे, वो एक एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल पे है, तो हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कोई कांटेक्ट फोर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही हो या सिर्फ वर्टिकल ही लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कांटेक्ट फोर्सेस एंगल पे भी लग जाती हैं, क्योंकि जब कांटेक्ट फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो नेट कांटेक्ट फोर्स तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगी, तो एक एंगल पे हो जाएगी अपने आप वो। ठीक है, ये आइडिया है। तो नेट फोर्स इज √29 mg। तो हमने अब यहाँ पे टेंशन इन स्ट्रिंग का भी डिस्कशन कर लिया। तो पिछले सेशन में नॉर्मल रिएक्शन का डिस्कशन किया था, यहाँ आप टेंशन इन स्ट्रिंग का और उसकी एप्लीकेशंस वगैरह ली हैं। ठीक है। अब अगले सेशन में हम लोग स्प्रिंग फोर्स का डिस्कशन करेंगे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग। चलो बाकी अभी मैं सेशन यहीं एंड कर रहा हूँ। हैव ए नाइस डे। बाय।